आफ्टर सो मैनी डेज आज फाइनली एक नया वीडियो और सीधा मैं बेसमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ, कौन बनेगा फतेह। अब इतना टाइम इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी बाइक गई हुई थी सर्विस के लिए और 10 दिन के लिए रॉयल एनफील्ड ने मेरी बाइक रख ली थी। पहले यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। There you go। अभी हम लॉन्ग ट्रिप पे गए थे जीपी पे। सो टोटल करीबन 1200 से 1250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हमने। और ट्रिप से पहले ही मुझे थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम दिख रही थी बाइक में, तो रॉयल एनफील्ड में मैंने चेक कराया था। उन्होंने बोला था कि सर आप बाद में दिखा लेना, पहले ट्रिप पे हुआ हो। तो ट्रिप से आने के बाद मैंने अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड में दिखाई और जो प्रॉब्लम्स मैंने उनको बताई, उन्होंने कहा इसके लिए आरई टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने वहाँ पे अपनी बाइक छोड़ दी और आरई टेक्नीशियन आया 11 दिन के बाद। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 11 दिन के बाद जब टेक्नीशियन आया और मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो उसने कहा कि सर ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और मेरी बाइक जो है मुझे वापस मिल गई विदाउट डूइंग एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज़ रॉन्ग, मे बी ही इज़ राइट। एक चीज़ थी जो मुझे लग रही थी कि बाइक जो है वो बबलिंग कर रही थी, तो मैंने वो उनके साथ शेयर किया था कि भाई बाइक बबल कर रही है, इसका तो कुछ रीज़न है। तो उन्होंने टायर चेक कराए थे दोनों। पीछे वाला जो व्हील है उसमें मिस अलाइनमेंट थी, सो वो बबलिंग वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई। बाकी तो बाइक एकदम बढ़िया चल रही है। बहुत दिन हो गए चिल राइडिंग वाले वीडियोस भी अपलोड नहीं हुए हैं लॉन्ग ट्रिप की वीडियो के बाद। इसके अलावा एक नया वीडियो और आएगा मेरा, जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू एक्सेसरीज जो मैंने बाइक के लिए ख़रीदी हैं। लॉन्ग ट्रिप से आने के बाद मेरे को एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी, क्योंकि बाइक में थोड़ी सी वाइब्रेशन आ रही थी और वाइब्रेशन का कारण मुझे पता था क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो वाइब्रेशन इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे मेरी राइडिंग को और क्या नुकसान होगा मेरा उससे। पहले मैं बताता हूँ वाइब्रेशन आ किस चीज़ से रही थी। जैसा मैंने पहले भी बताया था, करोल बाग का जो मेरा व्लॉग था, 15,000 कुछ रुपीज़ हम लोग खर्च करके आए थे बाइक के ऊपर। उसमें एक चीज़ जो इंस्टॉल करी थी वो थी जाना का क्रैश गार्ड, जो आगे लेग गार्ड लगता है बेसिकली। और जिस दिन मैंने लगाया था उस दिन मैं लॉन्ग राइड का मतलब भाई 60-70 किलोमीटर दिल्ली से ग्रेटर नोएडा मैंने ट्रैवल किया था, और उसी में मुझे आइडिया हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है जाना के गार्ड में, क्योंकि पूरी बाइक जो है वो 3000 RPM के आसपास बज रही थी। मतलब लिटरली उसका हैंडल ऐसे कर रहा था। और 2-3 हफ्ते मैंने बाइक चलाई उसी वाइब्रेशन के साथ। मुझे लगा कि शायद भाई क्रैश गार्ड का भी कोई ब्रेक इन पीरियड होता होगा, बट हो नहीं रहा था। सो मैंने घर पर ही टेस्ट करने के लिए कि जाना का क्रैश गार्ड की वजह से प्रॉब्लम है या नहीं, मैंने टेस्ट करने के लिए इसके साइड के जो 2 स्लाइडर्स आते हैं ना जाना के, जो क्रैश गार्ड में लगते हैं, मैंने वो हटा दिया खुद ही टूल किट का यूज़ करके। और जब मैंने वो हटाए तो 50% वाइब्रेशन गायब हो गई। इस चीज़ को लेके मैं जाना के पास गया भी था, करोल बाग में जो उनका शोरूम है। अब मैं वो वीडियोज़ नहीं दिखा सकता, वो ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं उनके पास गया था। मैंने उनको समझाया भी था साइंटिफिकली कि क्यों वाइब्रेशन आ रही है। रेजोनेशन हो रही है पूरी बाइक में, जो उसके स्लाइडर से अगर आप स्केल को पकड़ो बीच में से और स्केल को ऐसे ऊपर नीचे हिलाओ तो उसमें दोनों साइड से कैसे स्केल हिलता है, अगर आपने देखा हो प्लास्टिक का या मेटल का जो भी स्केल ले लो, तो सेम चीज़ जो है वो क्रैश गार्ड के साथ हो रही थी। मैंने क्रैश गार्ड से जैसे ही स्लाइडर हटाए थे वो वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम, वो रेजोनेशन जो है वो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। मैंने रॉयल एनफील्ड से भी पता किया, उसके भी टेक्नीशियन ने कहा कि ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई है जाना का या फिर दूसरी किसी कंपनी का क्रैश गार्ड इंस्टॉल करके। तो जाना वालों ने तो मेरी बात सुनी नहीं, मैं उनसे लड़ भी सकता था, लेकिन अब क्या पता उनके प्रोडक्ट में ही फॉल्ट हो। तो अभी तो मैंने लगा रखा है, बट अतिशीघ्र मैं इसका रिप्लेसमेंट देखूँगा। हो सकता है कि मैं रॉयल एनफील्ड का जो जेन्युइन क्रैश गार्ड है वो मैं अपनी बाइक पे इंस्टॉल करूं। वो दिखता भी मुझे थोड़ा सा बेटर है, मैं शोरूम में देख के आया था। तो जाना से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और जाना का एक और चीज़ जो मैंने लॉन्ग ट्रिप में इंस्टॉल करी थी बाइक पे, वो था पीछे का टेल रैक के ऊपर जो बैक रेस्ट आता है। यार वो बैक रेस्ट इतनी पतली प्लेट का है, इतना गंदा है, वो पूरा का पूरा पीछे हो गया। मतलब पिलियन को मैंने बिठाया था और आप लगा लो 3 घंटे भी नहीं, 2-2.5 घंटे में वो पूरा का पूरा जो बैक रेस्ट था वो ऐसे पीछे की तरफ इंक्लाइन होता हुआ चला गया। और मैंने उसको हाथ से पकड़ के सीधा करा। मैंने कम से कम 3-4 बार पूरी ट्रिप में उसको सीधा करा। मतलब जाना की क्वालिटी पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं। आप पैसे कम रख रहे हो, आप 200, 300, 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन थोड़ा बेटर प्रोडक्ट तो दो ना। और वाइब्रेशन वाला जो सीन है ना क्रैश गार्ड का, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब 3500 रुपये खर्च करने के बाद मतलब क्या है ये।
बंदा अपने आप को सेव करे या वाइब्रेशन से। अच्छा, जो वाइब्रेशन से मुझे प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं जब जीबी पहुंचा था करीबन 550 पौने 600 किलोमीटर कवर करने के बाद, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी, मतलब कॉन्टीन्यूसली फील नहीं होती, 3000 आरपीएम के आसपास वो फील होती है। तो बाइक जनरली 3 से 4000 आरपीएम के बीच में ही मैं चलाता हूँ, तो कॉन्स्टेंटली वो हल्का वाइब्रेशन के बाद ना मेरा जो हैंड है, राइट हैंड जो एक्सेलरेटर के ऊपर होता है, वो नंब हो गया। और ये मुझे फ़ील हुआ जब मैं बाइक से उतरा, हमने रेस्ट लिया वहाँ पे जीबी पे 1 दिन का, वहाँ पे मुझको फ़ील हुआ कि हैंड जो है वो नंब हो गया। और ऐसा मतलब थोड़ा बहुत नंब ही नहीं, मुझसे कुछ पकड़ा ही नहीं जा रहा था। मतलब सुबह मैंने ब्रश करने के लिए टूथब्रश उठाया, मैं उसकी कैप को नहीं खोल पा रहा था। आप सोचो कितना गंदा वाइब्रेशन होगा, वो बैठे फील नहीं हो रहा था बस। तो ये एक प्रॉब्लम हुई, उस चीज़ की वजह से मैं बहुत इरिटेट हो गया। अब तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक हो गया दोबारा से। मैंने अपने दोस्त से भी बात करी थी इसके रिगार्डिंग, इसका हाथ एक बार नम हो गया था। सो हैंड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी वाइब्रेशन फील होता है तो आपको थोड़ा सा उसको फिक्स करना चाहिए। और उससे रिलेटेड मैंने 2-4 एक्सेसरीज़ ख़रीदी हैं वाइब्रेशन को ही कंट्रोल करने के लिए। हालांकि मैं क्रैश गार्ड निकालने वाला हूँ ये वाला जाना का, दैट इज़ 100% श्योर। बट फिर भी फर्दर वाइब्रेशंस को, वैसे तो इंटरसेप्टर में होती नहीं है वाइब्रेशन, बट फिर भी थोड़ी बहुत भी बिल्कुल निग्लिजिबल करने के लिए मैंने 2 चीज़ें मंगवाई हैं। हैंडल बार ग्रिप्स मैंने मंगवाई हैं ताकि डायरेक्ट हैंडल बार के ऊपर कांटेक्ट ना हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने लॉन्ग ट्रिप के लिए मंगवाई है वो है अपना क्रूज़ कंट्रोल वाला मैकेनिज़्म। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं उसको। तो मैंने भी सोचा कि जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं, हमारा हैंड जो है बहुत देर के लिए यूँ रहता है, राइट हैंड अगर आप मेरा देखो, तो इस स्टिफनेस को कम करने के लिए, उस नम्बनेस को कम करने के लिए एक छोटा सा मैकेनिज़्म आता है क्रूज़ कंट्रोल। तो आपके एक्सेलरेटर को होल्ड करके रखता है एक स्पीड पे, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेच होते हैं 15-20 मिनट के, आधे घंटे के, जहाँ पे आप एक्सेलरेटर छोड़ते ही नहीं हो, 80-90-100 पे क्रूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ उस पॉइंट के लिए मैंने वो मंगाया है। और वो इसलिए मंगाया क्योंकि हम फिर से शीघ्र एक लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही लंबी लॉन्ग ट्रिप होने वाली है। होपफुली वो हो जाएगी, अभी तो मैंने सोचा है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने वो क्रूज़ कंट्रोल वाला मैकेनिज़्म मंगवा लिया है। तो दोनों चीज़ें मैं आज इंस्टॉल करूँगा, उनका एक सेपरेट वीडियो आएगा। सो यही था थोड़ा सा अपडेट आज के लिए, क्योंकि भाई अपना काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, 2 हफ्ते हो गए थे। तो दिस इज़ अ लिटिल अपडेट कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ पा रही थी, बाइक ही नहीं थे मेरे पास, तो वीडियो कहाँ से आएंगी। सो अब फिर से रेगुलर वीडियो चालू होने वाली हैं। चिल राइडिंग के व्लॉग्स आपको मिलेंगे और ट्रिप वाले व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप लिंक पे जा सकते हो। और अगर आपको फर्दर वीडियो चाहिए इंटरसेप्टर से रिलेटेड और कॉन्टिनेंटल जीटी से रिलेटेड और रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड, तो आप चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाकी सब सही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।